तो फिज़िक्स 12th क्लास के फ़िज़िक्स सिलेबस की जो हमारी जर्नी शुरू हुई थी वो शुरू हुई थी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से यानी कि रुके हुए चार्ज से। जब चार्ज को हमने पाया था कैसे, ग्लास रॉड को कैट्स फर में रब करके या एबोनाइट रॉड को सिल्क में रब करके, वहाँ से स्टार्ट किया था। तो रुके हुए चार्ज की प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। फिर चार्ज चलने लगा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हो गया। करंट इलेक्ट्रिसिटी, करंट का मतलब होता है बहता हुआ, जैसे कि वाटर करंट। वाटर करंट मतलब जिसमें पानी बह रहा हो एक निश्चित रास्ते पर, वैसे ही करंट इलेक्ट्रिसिटी। फिर जब इलेक्ट्रिसिटी एक करंट की फॉर्म में आ गया, पहले क्या था, रुका हुआ, फिर फ्लो होने लगा एक सर्टेन पाथ पर, तो करंट इलेक्ट्रिसिटी। फिर करंट इलेक्ट्रिसिटी ने हमें दिया मैग्नेटिक फील्ड, और मैग्नेटिक फील्ड से वापस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से हमें फिर से मिला करंट, और फिर मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से मिला हमें एसी मतलब वेरिएबल करंट। फिर वेरिएबल करंट से वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड, और वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड से वेरिएबल करंट, ये सिलसिला चालू हो गया। और फिर हमें मिले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स से क्या पता चला, लाइट की प्रॉपर्टीज़ के बारे में पता चला कि लाइट भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो अब हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं, हमने यहाँ तक का काम कर लिया है, इतने स्टेजेस हमने पार कर लिए हैं फिज़िक्स के, अपने साइंस जो पढ़ रहे हैं उसके। लाइट तक हम लोग पहुँच चुके हैं। अब लाइट जो है वो दो रास्तों में हमें इसको डिवाइड कर लेना है। एक तो होगा रे ऑप्टिक्स और दूसरा होगा वेव ऑप्टिक्स। ठीक है, रे ऑप्टिक्स को जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स भी कहा जाता है। यानी इसमें हम लाइट की प्रॉपर्टीज़ के बारे में नहीं पढ़ेंगे, लाइट को एक रे की फॉर्म में यानी कि स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में लिया जाएगा, और मेजर जो हमारा डिस्कशन होगा वो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन पर ही बेस्ड होगा। यानी इसमें हम लोग पढ़ेंगे लाइट का रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ठीक है, यही मेजर पार्ट होगा, और एक दो चीज़ें भी होंगी जैसे डिस्पर्शन वगैरह भी होगा, बट वो भी रिफ्रैक्शन के अंदर ही आ जाएगा। तो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे, यानी लाइट की प्रॉपर्टीज़ हम लोग यहाँ नहीं पढ़ेंगे। इसमें लाइट को एक स्ट्रेट लाइन के जैसे ट्रीट किया जाएगा, और जब वो मिरर से और ट्रांसपेरेंट मीडियम से इंटरेक्ट करेगा तो क्या देखने को मिलेगा, इसको जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स में हम लोग पढ़ते हैं। और वेव ऑप्टिक्स जो है, इसमें हम लोग प्रॉपर्टीज़ ऑफ लाइट पढ़ेंगे। ठीक है, कि लाइट एक वेव है, कौन सी वेव है यहाँ से पता चल गया, बट इसके पहले जो लाइट की प्रॉपर्टीज़ के बारे में और थ्योरीज थे और डिस्कशंस थे, लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है उसके पहले वाले, वो भी हम लोग इसमें पढ़ेंगे। तो बेसिकली ये जो चैप्टर होगा वो प्रॉपर्टीज़ ऑफ लाइट इसमें डिस्कस किए जाएंगे वेव ऑप्टिक्स पर। ठीक है, और प्रॉपर्टीज़ ऑफ लाइट पढ़ते पढ़ते ही ये पता चलेगा कि लाइट की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो कुछ मैटर पार्टिकल्स भी एग्जिबिट करते हैं। यानी कि मैटर जो होता है वो भी वेव के जैसे बिहेव करता है। तो हम लोग फिर वहाँ से चले जाएंगे मैटर वेव्स जब पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि यहाँ तो डुअल नेचर होता है मैटर का, यानी कभी वो वेव के जैसे बिहेव करता है और कभी पार्टिकल के जैसे बिहेव करता है। फिर डुअल नेचर को समझते समझते हम चले जाएंगे एटम में, और एटम को पढ़ते पढ़ते फिर चले जाएंगे न्यूक्लियस में। ठीक है, और जब एटम और न्यूक्लियस के बारे में जान लेंगे तब फिर हम लोग पहुँचेंगे सेमीकंडक्टर्स में, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। ठीक है, तो ये हमारी जर्नी रहेगी। फ़िलहाल हम लोग यहाँ तक पहुँच चुके हैं, ये हमारा शुरू होगा, ये कंप्लीट हो गया है। रे ऑप्टिक्स थोड़ा इस जर्नी से हमने अलग रखा है, क्योंकि ये इस जर्नी में कंट्रीब्यूट तो नहीं करता है, बट लाइट की प्रॉपर्टीज़ जो है रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, यानी जब मीडियम से इंटरेक्ट करते हैं तो मैक्रोस्कोपिकली, मैक्रोस्कोपिकली क्या ऑब्जर्वेशंस आते हैं वो इसमें डिस्कस होते हैं।
अदरवाइज़ अगर हमारे साइंस की थ्योरी की जर्नी की बात करें तो उसमें वेव ऑप्टिक्स ही है, रे ऑप्टिक्स नहीं है। ठीक है, तो अब हम यहाँ सेकंड बुक हमारा यहाँ से शुरू होगा। फर्स्ट बुक में हमने ये सब कर लिया, सेकंड बुक यहाँ से शुरू होता है लाइट से। तो लाइट में पहले हम लोग पढ़ेंगे रे ऑप्टिक्स, जो कि तुमने 10 क्लास में भी पढ़ रखा है रे ऑप्टिक्स को। तो ऑलमोस्ट वैसा ही है, थोड़ा और एक्सटेंशन हो जाएगा। तो रे ऑप्टिक्स में जो रे है उसका क्या मतलब होता है? रे का मतलब है कि लाइट को जब हम एक लाइन की फॉर्म में लेते हैं, ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन, इस तरह से लाइट के चलने का डायरेक्शन एग्जिबिट किया जाता है, तो हम इसको लाइट रे कहते हैं। और बहुत सारी रेज अगर हों और वो बहुत क्लोजली पैक्ड हों आपस में इस तरह से, तो ये कहलाता है बीम ऑफ लाइट। ठीक है, ये बीम ऑफ लाइट हो गया। अब बीम ऑफ लाइट ऐसे भी हो सकता है, यानी कि पैरेलल बीम ऑफ लाइट भी हो सकता है, डाइवर्जिंग बीम ऑफ लाइट भी हो सकता है। ये डाइवर्जिंग बीम ऑफ लाइट ऐसे हो जाएगा, एक पॉइंट से स्टार्ट होकर के, ये इसका पॉइंट ऑफ ओरिजिन है, ओरिजिन से ऐसे डाइवर्ज हो रहा है, यानी कि फैल रहा है। और कन्वर्जिंग भी हो सकता है, ऐसे पहले फैल रहा था, बाद में आके एक जगह पर कन्वर्ज हो गया। कन्वर्जिंग बीम ऑफ लाइट भी हो सकता है। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे डाइवर्जिंग, डाइवर्जिंग बीम। और इसको क्या बोलेंगे? कन्वर्जिंग बीम। ठीक है, तो रे क्या चीज़ है? रे एक स्ट्रेट लाइन है जिसमें हम लाइट के चलने का पाथ एक लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड रे। तो तुमने जो 10 क्लास में पढ़ा था वो क्योंकि रे ऑप्टिक्स था, इसीलिए तुमने उसमें क्या पढ़ा था कि लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। ये तुमने पढ़ा था, लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। बट ये बात इनकम्प्लीट है, 10 क्लास में नहीं बताया जाता है क्योंकि तब उतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है। एक्चुअली ये लाइट नहीं, यहाँ पर होना चाहिए लाइट रे। लाइट रे स्ट्रेट लाइन पाथ में चलती है। ठीक है, लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन पाथ, ये इनकम्प्लीट बात है, क्योंकि जब हम लोग वेव थ्योरी ऑफ लाइट पढ़ेंगे तो उसमें ये भी जानने को मिलेगा कि लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन पाथ में नहीं चलती है। जब होता है डिफ्रैक्शन तो वहाँ पर लाइट का पाथ थोड़ा मुड़ जाता है, यानी कि बेंड भी हो सकता है लाइट का पाथ। तो स्ट्रेट लाइन में चलती है वाली बात लाइट नहीं, बल्कि कहना चाहिए लाइट रे के लिए सही है। तो इसके बाद अब हम आ जाते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पर। और रिफ्लेक्शन में पहले पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन फ्रॉम प्लेन मिरर्स। तो मिरर क्या चीज़ होता है? रिफ्लेक्शन फ्रॉम प्लेन मिरर। मिरर क्या होता है, कोई बताएगा? मिरर और फिर प्लेन मिरर। तो मिरर क्या होता है? मिरर ऐसा सरफेस है, एक सरफेस है दो मीडियम के बीच में, इधर मीडियम 1 इधर मीडियम 2, ऐसे हो सकता है, या दोनों तरफ सेम मीडियम भी हो सकता है। बट मिरर ऐसे सरफेस को बोलेंगे कि अगर एक इंसिडेंट लाइट रे आती है इस सरफेस के किसी पॉइंट पर, तो वो उसी साइड में, यानी ये जो हमारा सरफेस है, इस सरफेस के इधर कोई मीडियम हो सकता है, इधर कोई मीडियम हो सकता है, यानी एक बाउंड्री है मीडियम की। तो इंसिडेंट लाइट रे जिस मीडियम में थी उसी मीडियम में अगर वापस चली जाती है तो इस प्रोसेस को बोलते हैं रिफ्लेक्शन। और ऐसी सरफेस कहलाती है मिरर, जिसमें ये काम होता है। क्या काम होता है कि जिस साइड से, सरफेस के जिस साइड से लाइट रे आती है उसी साइड में वापस चली जाती है टकराकर, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन। और ऐसी सरफेस कहलाती है मिरर। तो जनरली मिरर को इस तरह से दिखाया जाता है। ठीक है, ऐसे लाइंस बना देते हैं, ऐसे डैश डैश, तो ये हो जाता है मिरर। और ये जो इंसिडेंट, इसको बोलते हैं इंसिडेंट लाइट रे, यानी जिधर से लाइट रे आ रही थी सरफेस की तरफ, दैट इज़ कॉल्ड इंसिडेंट लाइट रे। ये सब पता है तुम लोगों को। और इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड लाइट रे। और ये है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, जस्ट फॉर रिवीजन बता दे रहे हैं। और इस पॉइंट पर अगर एक नॉर्मल ड्रॉ किया जाए तो इसको बोलते हैं नॉर्मल।
और नॉर्मल के साथ इंसिडेंट लाइट रे जो एंगल बनाता है दैट इज़ कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। आई क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस, और आर क्या है? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। जो यूट्यूब वीडियोस हैं हमारे, उसमें एक 10 क्लास के बच्चों के लिए रिफ्लेक्शन वाला एक वीडियो बना हुआ है, रिफ्लेक्शन का और रिफ्रैक्शन का भी है, तो उसको चाहें तो देख सकते हैं। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन यहाँ पर इम्पोर्टेंट है। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ये सभी टाइप के मिरर्स के लिए सही है, चाहे प्लेन मिरर हो या कर्व्ड मिरर हो। कर्व्ड में हम लोग स्फेरिकल मिरर पढ़ेंगे मेनली। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में पहला तो ये है कि नॉर्मल, इंसिडेंट लाइट रे और रिफ्लेक्टेड लाइट रे ये सभी सेम प्लेन में होते हैं। सेम प्लेन में मतलब एक ही हवाई जहाज में नहीं, सेम प्लेन का मतलब है कि जैसे इस बोर्ड का प्लेन दिखाई दे रहा है तुम्हें, वर्टिकल प्लेन है, तो वर्टिकल में बोर्ड रखा हुआ है, तो लाइट रेज क्या होते हैं? वो ऐसे लाइन जैसे होते हैं। ये पेन्स को तुम समझ लो लाइट रेज हैं, ठीक है। ये पेंसिल हमारा है नॉर्मल, तो इंसिडेंट लाइट रे हम इस ब्लैक पेन से रिप्रेजेंट करते हैं। सपोज ये इंसिडेंट लाइट रे यहाँ आया पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर, और रिफ्लेक्टेड लाइट रे ऐसे गया। तो ये जो तीनों लाइंस हैं, नॉर्मल, इंसिडेंट लाइट रे, रिफ्लेक्टेड लाइट रे, ये सभी एक ही प्लेन में होते हैं। एक ही प्लेन में मीन्स ये को प्लेनर होते हैं, ठीक है। ये प्लेन है कॉपी का, इसमें है, ये को प्लेनर हैं, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि रिफ्लेक्टेड रे ऐसे चला गया, तो अब ये को प्लेनर नहीं होंगे। कोई दो तो को प्लेनर हो जाएंगे, ठीक है। देखो कोई दो इनमें से को प्लेनर हो जाएंगे। अगर ऐसा हुआ तो ये दोनों को प्लेनर हो गए, बट ये इंसिडेंट लाइट इधर चला गया। और अगर हम इन दोनों को लेते हैं को प्लेनर, तो रिफ्लेक्टेड वाला पीछे चला गया। तो ये तीनों ही सेम प्लेन में होते हैं, ठीक है। ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है। और भी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है जो इससे ज़्यादा यूज़फुल है, ज़्यादा हमारे काम आता है, वो ये है दूसरा, कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर होते हैं, यानी कि जो आर है ये आई के बराबर होगा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात है रिफ्लेक्शन को लेकर। ये सभी टाइप के मिरर्स के लिए सही है, चाहे प्लेन मिरर हो या स्फेरिकल मिरर हो। फिर अगर वेक्टर फॉर्म में लिखा जाए लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को, तो ये हो सकता है तुम्हें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगे, और ये हमारे एक्चुअली 11 के सिलेबस में भी नहीं है, बट बता देते हैं, कभी हो सकता है काम आ जाए तुम्हारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम वगैरह में। तो ये हमारा सपोज़ मिरर है, ये नॉर्मल हो गया, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ये नॉर्मल, और ये इंसिडेंट लाइट रे, और ये रिफ्लेक्टेड लाइट रे, ठीक है। तो इंसिडेंट लाइट रे जो आ रहा है उसके डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर है उसको हम मान लेते हैं E1 कैप, ये डायरेक्शन रिप्रेजेंट करने के लिए, और इधर जो यूनिट वेक्टर है उसको मान लेते हैं E2 कैप, और नॉर्मल जिस डायरेक्शन में है उधर वेक्टर मान लेते हैं N कैप। इसको समझने का एक आसान तरीका भी बताएंगे इसके बाद, पहले इसको समझ लो। देखो, तो ये इंसिडेंट लाइट रे है E1 कैप, अगर इसको वेक्टर मान लें तो इसके दो कंपोनेंट्स बना सकते हैं। E1 कैप ऐसे जा रहा है वेक्टर, इसके दो कंपोनेंट बन सकते हैं, एक ऐसे पैरेलल टू द मिरर और एक पैरेलल टू द नॉर्मल, ठीक है, ऐसे बना सकते हैं। इसी तरह E2 वेक्टर है, उसके भी दो कंपोनेंट बना सकते हैं, इधर और एक नॉर्मल की तरफ। तो इससे ये एविडेंट है कि E1 का जो पैरेलल कंपोनेंट होगा यहाँ जो आएगा, और E2 का जो पैरेलल कंपोनेंट होगा यहाँ जो आएगा, दोनों सेम रहेंगे, ठीक है। क्योंकि ये हमने सब कैप लिखे, मतलब डायरेक्शन लिख रखे हैं। तो मैग्नीट्यूड क्योंकि सबका 1 है, तो इसका इधर कंपोनेंट मान लो कि ये एंगल हमने मान लिया, सपोज़ थीटा मान लिया, ठीक है। अगर ये एंगल आई है तो थीटा कितना होगा? थीटा होगा 90 माइनस आई। और ये एंगल आर, ये भी आई के बराबर है, तो ये भी आई ही लिखेंगे इसको। तो ये कितना हुआ? ये भी 90 माइनस थीटा हुआ, ठीक है। तो
E1 का जो कंपोनेंट इधर आएगा और E2 का जो इधर कंपोनेंट आएगा, एंगल भी दोनों का सेम है, मैग्नीट्यूड भी 1 है, तो ये कंपोनेंट E1 का पैरेलल टू मिरर कंपोनेंट और E2 का पैरेलल टू मिरर कंपोनेंट दोनों ही एक बराबर होंगे, एक जैसे ही होंगे। इन चीज़ों को हटा देते हैं कंजेशन से बचने के लिए, यहाँ पर इनका कोई ख़ास यूज़ नहीं है। यानी कि E1 का पैरेलल कंपोनेंट, सपोज हमने ऐसे लिख लिया, E1 पैरेलल इज़ इक्वल टू E2 का पैरेलल कंपोनेंट। दोनों के पैरेलल कंपोनेंट एक जैसे होंगे, लेकिन नॉर्मल कंपोनेंट को देखो, E1 का डायरेक्शन ऐसे था, पेन का टिप जैसे है उसी तरह से E1 का डायरेक्शन था ऐसे, और इसका नॉर्मल कंपोनेंट किधर आ रहा है, ऐसे नीचे की तरफ आ रहा है, यानी एन कैप के अपोजिट आ रहा है। ठीक है, E1 का नॉर्मल कंपोनेंट, नॉर्मल मीन्स नॉर्मल टू द सरफेस, ठीक है, एन कैप के अपोजिट आ रहा है। और E2 का नॉर्मल कंपोनेंट अगर देखें तो वो एन कैप के ही डायरेक्शन में आ रहा है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि जब रिफ्लेक्शन होगा तो इंसिडेंट लाइट और रिफ्लेक्टेड लाइट के पैरेलल कंपोनेंट्स को अगर कंपेयर करें तो वो सेम आते हैं, बट अगर नॉर्मल कंपोनेंट को अगर देखें तो वो अपोजिट डायरेक्शन में आते हैं। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि रिफ्लेक्शन जब होगा तो लाइट रे के पैरेलल कंपोनेंट पर कोई असर नहीं पड़ेगा। पैरेलल टू व्हाट, ये याद रखना है, पैरेलल टू मिरर। तो पैरेलल टू मिरर कंपोनेंट पे कोई असर नहीं पड़ता है और नॉर्मल टू मिरर कंपोनेंट का डायरेक्शन अपोजिट हो जाता है। ठीक है, ये दो बातें हमारे अभी ज़्यादा काम की हैं। बाकी अगर वेक्टर फॉर्म में लिखा जाए, ये तो पैरेलल कंपोनेंट में तो कोई चेंज नहीं है। अगर वेक्टर फॉर्म में नॉर्मल कंपोनेंट को भी लिखा जाए तो कैसे लिखा सॉरी, उसको देख लेते हैं, नॉर्मल कंपोनेंट कैसे लिखा जाएगा। तो E1 का पैरेलल टू मिरर कंपोनेंट कैसे लिखेंगे, इसी को पहले लिख लें, E1 का पैरेलल टू मिरर कंपोनेंट। ठीक है, इसका कोई ख़ास यूज़ नहीं है, फिर भी देख लो। इसको लिखा जाएगा ऐसे, E1 कैप माइनस E1 डॉट एन कैप इंटू एन कैप। ठीक है, तो ये स्केलर वैल्यू है और ये डायरेक्शन है। ठीक, इस तरह से लिखेंगे। और परपेंडिकुलर कंपोनेंट, ये सेकंड पॉइंट चल रहा है, E1 का परपेंडिकुलर कंपोनेंट कैसे लिखा जाएगा। परपेंडिकुलर कंपोनेंट लिखेंगे E1 कैप डॉट एन कैप। ठीक है, ये आया कहाँ से, ये तुम्हें हायर क्लासेस में पढ़ने को मिलेगा। अभी इसको याद कर सकते हैं अगर याद कर सकें तो, अदरवाइज बस इतना याद रख लो कि पैरेलल कंपोनेंट में कोई चेंज नहीं होता है आफ्टर रिफ्लेक्शन, यानी कि इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड लाइट दोनों के पैरेलल कंपोनेंट सेम रहते हैं। परपेंडिकुलर कंपोनेंट में डायरेक्शन बदल जाता है। तो ये हमने E1 का पैरेलल और परपेंडिकुलर कंपोनेंट लिखा। तो इसी तरह से अगर हम E2 की वैल्यू लिखना चाहते हैं तो कैसे लिखेंगे, यानी E2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, E2 वेक्टर हो जाएगा E1 पैरेलल, यहाँ पे यूनिट वेक्टर ही ले लेते हैं, E1 पैरेलल माइनस E1 परपेंडिकुलर। तो देखो ये E1 पैरेलल की वैल्यू है, ये E1 परपेंडिकुलर की वैल्यू है। तो E1 पैरेलल में से E1 परपेंडिकुलर को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, E1 कैप माइनस ये, और ये दोनों सेम है तो माइनस किया तो 2 टाइम्स हो जाएगा, E1 कैप डॉट एन कैप इंटू एन कैप, ये E2 कैप की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, इनको याद कर लेना अच्छा रहेगा। पैरेलल कंपोनेंट दोनों का सेम रहेगा। अब जो अभी बात कह रहे थे कि पैरेलल कंपोनेंट चेंज नहीं होगा, नॉर्मल वाला अपोजिट हो जाएगा, उसको समझने के लिए एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। सपोज़ ऐसे दो मिरर्स रखे गए एक दूसरे के परपेंडिकुलर। ये वाला मिरर जो है इसको 1 मान लेते हैं, मिरर नंबर 1 ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में है और ये मिरर नंबर 2 ये वर्टिकल प्लेन में ऐसे है। ठीक है,
अपने रूम का कॉर्नर देखकर भी समझ सकते हो, ये फ्लोर के पैरेलल है और ये उस साइड में जो वॉल है उसके पैरेलल है। तो यहाँ पर मान लो एक इंसिडेंट लाइट रे आती है ऐसे, ये इंसिडेंट लाइट रे है और इसका एक्स कंपोनेंट इधर आया और वाई कंपोनेंट इधर आया, तो इस तरफ जा रहा है यानी माइनस एक्स, तो इसे माइनस एक्स आई, और इस तरफ जा रहा है यानी माइनस वाई जे कैप। तो ये E1 के लिए इक्वेशन हो गई। फिर E2 ऐसे जा रहा है तो E2 के कंपोनेंट क्या होंगे, माइनस एक्स आई कैप और प्लस वाई जे कैप। ठीक है, ये हो गया। तो इससे भी पता चल रहा है कि पैरेलल कंपोनेंट में कोई चेंज नहीं हुआ, माइनस एक्स यहाँ था, यहाँ भी माइनस एक्स है। ठीक है, और नॉर्मल कंपोनेंट था, पहले माइनस वाई था लेकिन रिफ्लेक्शन के बाद प्लस वाई हो गया। अब देखो यहाँ जब पहुँचा, ये पहला पॉइंट ऑफ इंसिडेंस था, मान लो P1 था, यहाँ दूसरा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस P2। P2 पर जब पहुँचा तब फिर रिफ्लेक्शन हुआ, मान लो ऐसे गया, ये सपोज E3, तो E3 की वैल्यू अगर लिखनी है तो क्या लिखेंगे, देखो E3 की वैल्यू यहाँ पे नॉर्मल बना लेंगे, ये हमारा हो गया नॉर्मल। तो E2 के कंपोनेंट बनाओ इस प्लेन के लिए, E2 ऐसे जा रहा है, ये सरफेस के पैरेलल और परपेंडिकुलर कंपोनेंट इधर। तो सरफेस के पैरेलल कंपोनेंट किधर आ रहा है, प्लस वाई डायरेक्शन में, और नॉर्मल कंपोनेंट किधर आ रहा है, ये आ रहा है किधर, माइनस एक्स डायरेक्शन में, यानी कि अब एक्स और वाई दोनों ही नेगेटिव हो गए, माइनस एक्स आई कैप माइनस वाई जे कैप। ठीक है, इसके लिए E3 के लिए आई बात समझ में। या ऐसा भी बोल सकते हैं, दूसरा तरीका है समझने का, E2 से इसको कंपेयर कर लो, एक्स कंपोनेंट में कोई चेंज नहीं हुआ, वाई कंपोनेंट में डायरेक्शन पलट गया, इसलिए यहाँ प्लस से माइनस हो गया। ठीक है, तो ये एक अच्छा एग्जांपल है इस बात को समझने के लिए कि पैरेलल कंपोनेंट का डायरेक्शन नहीं बदलता है, परपेंडिकुलर कंपोनेंट का डायरेक्शन रिवर्स हो जाता है। नाउ वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। ये रिफ्लेक्शन के लिए सही है, चाहे किसी भी टाइप का मिरर हो, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, देखो प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी क्या है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस नॉर्मल, ये इंसिडेंट लाइट रे, ये रिफ्लेक्टेड लाइट रे। तो प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ये बोलता है कि ये जो इंसिडेंट लाइट रे है और ये रिफ्लेक्टेड लाइट रे है, अगर इनके पाथ आपस में इंटरचेंज कर दिए जाएं, अभी इधर से इंसिडेंट लाइट रे आ रहा था और ये रिफ्लेक्टेड था, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस था, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन था, ये अलग बात थी कि दोनों बराबर थे। तो प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ये बोलता है अगर इंटरचेंज कर दें, यानी इधर से इंसिडेंट लाइट रे डालें, ठीक है, इंसिडेंट लाइट रे अगर इधर से आए तो रिफ्लेक्टेड लाइट रे उसी पाथ से जाएगी जहाँ से पहले वाली इंसिडेंट लाइट रे आ रही थी। ठीक, क्लियर। तो दैट इज़ कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, यानी लाइट रे का पाथ अगर रिवर्स कर दें, इंसिडेंट को इधर से लिया था, रिफ्लेक्टेड को इधर लिया था, अब अगर रिफ्लेक्टेड वाले से इंसिडेंट लाइट रे है तो वो उसी रास्ते से जाएगी जहाँ पहले वाली इंसिडेंट लाइट रे जा रही थी। तो ये है प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। तो प्लेन मिरर के बारे में इतना ही थ्योरी है, बाकी इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर है। तो इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर के बारे में इम्पोर्टेंट बातें क्या हैं, इम्पोर्टेंट बातें हैं कि इमेज का साइज सेम रहता है, इमेज फॉर्म्ड बाय ए प्लेन मिरर। पहली बात क्या होगी कि साइज इमेज का उतना ही होगा जितना ऑब्जेक्ट का था, साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, साइज में कोई चेंज नहीं होगा, डिस्टेंस भी उतना ही रहेगा, ऑब्जेक्ट का जितना डिस्टेंस मिरर से था, सपोज ये मिरर है और इधर ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट का जितना डिस्टेंस था, मान लो इसको हम डी ओ बोल दें, डी ओ, और इधर इमेज बनेगा, तो इमेज का जो डिस्टेंस होगा और ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस होगा डी आई इज इक्वल टू डी ओ, दोनों बराबर होंगे।
और अगर इस तरह का इमेज बनता है मिरर के पीछे साइड में तो इसको बोलते हैं वर्चुअल इमेज। और कुछ केसेस में इस तरफ भी इमेज बनेगा तो उसको बोलेंगे, इस तरफ इमेज बनने का मतलब है कि लाइट रे एक्चुअली मीट जब करते हैं, जब लाइट रेज एक्चुअली मीट करते हैं तो उस तरह के इमेज को कहते हैं रियल इमेज, और वो मीट करते अपीयर होते हैं तो उस तरह के इमेज को बोलते हैं वर्चुअल इमेज। ठीक है, तो प्लेन मिरर का थ्योरी इतना ही है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे स्फेरिकल मिरर और उससे रिलेटेड जो टर्म्स हैं। ठीक है, तो आज इतना ही रिवाइज कर लो प्लेन मिरर के बारे में, और 10 क्लास के लिए जो एक लेक्चर है उसको भी देख सकते हैं, रिफ्लेक्शन उसमें भी बताया गया है। तो इसमें ऐसे तो सारा वैसे ही था 10 क्लास जैसा ही, बस वो एक बात वहाँ पर थी एक्स्ट्रा कि पैरेलल टू रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो कंपोनेंट होगा लाइट रे का उसमें चेंज नहीं होता है, और नॉर्मल टू रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो कंपोनेंट है उसमें डायरेक्शन रिवर्स हो जाता है। ठीक, तो आज इतना ही रखते हैं।